हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पे। और ये है हमारी डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ जिसमें हम हर दिन टॉप 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं 20 सितंबर 2025 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आपके लिए सेलेक्टेड ही लिए गए हैं। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चंस डायरेक्टली आने की जो है वो संभावना रहती है, ठीक है। तो हमारा मेन पर्पज़ ये रहता है कि हम आपका बहुत कम समय लेते हुए मैक्सिमम रिवीजन करवाएं करंट अफेयर्स का। और हमारे सेशन की भी यही खासियत है कि हम हर सेशन में ना सिर्फ उस दिन के करंट अफेयर्स करते हैं बल्कि हम पुराना भी काफ़ी कुछ रिवाइज करते हैं, ठीक है। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं आज का अपना धमाकेदार सेशन। और हमेशा की तरह हम क्लास की शुरुआत क्विक रिवीजन के साथ करते हैं, यानी एक दिन पहले जो हमने पढ़ा है उसको हम एक बार सरसरी निगाह से यहाँ पे देखते हैं। तो कल का पहला क्वेश्चन था, किस राज्य सरकार ने अनाथ बच्चों को 2000 रुपये प्रति माह वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए अम्बू करंगल योजना का शुभारंभ किया है। इस योजना को लॉन्च किया था तमिलनाडु की सरकार ने। पर्पस क्या था कि जो भी अनाथ बच्चे हैं उनके स्टेटमेंट को 2000 रुपये हर माह देना, ठीक है। और तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर कौन है? एम के स्टालिन। सितंबर 2025 में संयुक्त राष्ट्र महिला यानी यूनाइटेड नेशंस वुमेन की कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे दूसरे कार्यकाल के लिए पुनर्नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है डॉक्टर सीमा बहोस। ओके, कहाँ से हैं ये? तो ये जॉर्डन को बिलोंग करती हैं। यूनाइटेड नेशन वुमेन का हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में। सितंबर 2025 में सिरारा खोंग हतेई मिर्च महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? ये फेस्टिवल मणिपुर स्टेट का है। और ये यहाँ पे खास एक प्रोडक्ट है सिरारा खोंग हतेई मिर्च, जिसको कि जीआई टैग मिला था कब? 2021 में। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो ये 17 सितंबर को मनाया गया। और इस साल के लिए हमने थीम रखी थी प्रत्येक नवजात शिशु और प्रत्येक बच्चे के लिए सुरक्षित देखभाल। वर्ष 2027 में शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करने वाला है? तो पाकिस्तान। इस साल के लिए यानी 2025 के लिए कौन सा कंट्री इसके लिए होस्ट था? चाइना। 2026 में इसको होस्ट करेगा किर्गिस्तान और 2027 में फिर पाकिस्तान। सितंबर 2025 में किस खिलाड़ी ने लगातार दूसरी बार फिडे महिला ग्रैंड स्विस शतरंज टूर्नामेंट जीत लिया है? इनका नाम है वैशाली रमेश बाबू, ठीक है। और साथ ही फिडे पुरुष ग्रैंड स्विस शतरंज टूर्नामेंट का खिताब जीता था अनीश गिरी ने, जो कि नीदरलैंड से बिलोंग करते हैं। और इसी के साथ ही वैशाली रमेश बाबू का दूसरा ये खिताब था। पहली बार इन्होंने 2023 में जीता था, फिर इसके बाद अब 2025 में। भारतीय क्रिकेट टीम की जर्सी का नया प्रायोजक यानी लीड स्पॉन्सर किसे चुना गया? तो ये हैं अपोलो टायर्स। 3 साल के लिए ये इसके लीड स्पॉन्सर रहने वाले हैं, यानी 2025 से लेकर 2028 तक। सितंबर 2025 में न्यायमूर्ति एम सुंदर को किस उच्च न्यायालय का 10वां मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया? तो ये मणिपुर उच्च न्यायालय के लिए बन गए हैं 10वें मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। भारत और मॉरिशस ने किस स्थान पर एक उपग्रह ट्रैकिंग और संचार केंद्र स्थापित करने के लिए एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो आंसर है डियोगो गार्सिया, ठीक है। ये जगह जो है वो मॉरिशस में है। नई दिल्ली में एशिया के पहले महिला कैंसर उपचार केंद्र जिसका नाम है अपोलो एथेना, इसका उद्घाटन किसने किया? तो यहाँ की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने किया है। और इसको डेवलप कौन कर रहा है? तो AHEL यानी कि अपोलो हॉस्पिटल्स एंटरप्राइजेस लिमिटेड। भारत ने यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची में 7 नए स्थलों को शामिल किया। इसके बाद संभावित सूची में भारत की तरफ से कुल कितने स्थल हो गए हैं? तो टोटल 69 हो गए हैं। इसमें से 49 स्थल सांस्कृतिक हैं, 17 प्राकृतिक हैं और 3 जो है वो मिश्रित श्रेणी के हैं। कश्मीर पर लिखी गई गैर काल्पनिक किताब जिसका नाम है दपान टेल्स फ्रॉम कश्मीर्स कॉन्फ्लिक्ट, इसकी लेखिका कौन है? तो इसको लिखा है इप्सिता चक्रवर्ती ने। ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट 12 करंट अफेयर्स थे कल के। कोई अगर इनको डिटेल में समझना चाहता है और ज़्यादा तो वो हमारा कल का करंट अफेयर्स रेफर कर सकता है। तो चलिए अब आज के सेशन की शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। सितंबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क का शिलान्यास कहां पर किया है? तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इंडिया के पहले पीएम मित्रा टेक्सटाइल पार्क की जो है वो नींव रख दी है। और कहां पर रखी है? तो भैंसोला में, जो कि मध्य प्रदेश में है, ठीक है। तो पीएम मित्रा का फुल फॉर्म क्या है? इट इज़ मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन्स एंड अपेरल पार्क। प्रधानमंत्री मोदी ने पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क का शिलान्यास मध्य प्रदेश के धार जिले के भैंसोला गांव में किया है। ये पार्क कपड़ा उद्योग के लिए एक आधुनिक और एकीकृत बुनियादी ढांचा प्रदान करेगा, जिससे क्षेत्र में रोजगार के अवसर पैदा होंगे और आर्थिक विकास को गति मिलेगी, ठीक है। तो ये कहाँ पर हुआ है? आंसर है भैंसोला, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल। और यहाँ पे फिलहाल चीफ मिनिस्टर कौन है? तो मोहन यादव कौन सी पार्टी से हैं? ये बीजेपी से हैं। और यहाँ पे गवर्नर कौन है? तो ये है मंगूभाई सी पटेल, ठीक है। इसी के साथ चलिए हम भारत में पहला की लिस्ट एक बार
यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं, यानी जो भी चीज़ें इंडिया में पहली बार हुई हैं उनकी ये छोटी सी लिस्ट है, इनको देखते हैं। चलिए, भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? ये महाराष्ट्र में डेवलप होगा। दलित उप कोटा लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है हरियाणा। देश का पहला ऑयल पाम प्रोसेसिंग संयंत्र शुरू हुआ अरुणाचल प्रदेश में। भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर खुला है पटना, बिहार में। भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफे कहाँ खुला है? दिल्ली में। भारत का पहला सेल्फ सर्विस मैकेनिज्म किस एयरपोर्ट ने लॉन्च किया? तो दिल्ली एयरपोर्ट ने। भारत का पहला जलमग्न संग्रहालय बनेगा INS गुलदार ने। भारतीय रेलवे के सहयोग से भारत का पहला हाइपरलूप परीक्षण ट्रैक लॉन्च किया है IIT मद्रास ने। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का पहला विस्तृत भूवैज्ञानिक मानचित्र तैयार किया है भारत ने। भारत का पहला वन्यजीव बायोबैंक खुला है कहाँ पे? दार्जिलिंग चिड़ियाघर में। ठीक है, तो ये आपकी पूरी लिस्ट है भारत में जो चीज़ें पहली बार हुई हैं। आप इनका जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर कहीं पर नोट करके लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में भारत का क्या स्थान है? तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में इंडिया की रैंक है 38 यानी 38। ठीक है, तो भारत ने ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में 38वें स्थान पर पहुंच गया है। भारत का स्कोर था 40.5। भारत निम्न मध्यम आय वाले देशों तथा मध्य एवं दक्षिण एशिया क्षेत्र में नंबर 1 पर है। तो विभिन्न क्षेत्रों में भारत का स्थान देखते हैं। ज्ञान और तकनीकी उत्पादन में हम 22वें पोजीशन पे थे। बाजार परिपक्वता में 38वें पे। मानव पूंजी और अनुसंधान में शीर्ष 40 में हम रहे। ठीक है, शीर्ष 3 देश कौन से थे ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में? पहला था स्विट्जरलैंड, दूसरा था स्वीडन और तीसरा था अमेरिका। आपको स्कोर याद रखने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ नॉलेज के लिए है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के बारे में और चीज़ें अगर हम देखें तो इसके प्रकाशक कौन है? विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी विपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में। सूचकांक में कितने देश जो है वो शामिल थे? तो 139। सूचकांक किस चीज़ पर आधारित था? तो 80 से ज़्यादा संकेतक थे इसमें 7 स्तंभों पर। कौन कौन से? संस्थान, मानव पूंजी और अनुसंधान, अवसंरचना, बाजार परिपक्वता, व्यापार परिपक्वता, ज्ञान और तकनीकी उत्पादन, साथ ही रचनात्मक उत्पादन। ठीक है, तो ये हो गया ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के बारे में। इसी के साथ आपको 2 इंडेक्सेस ज़रूर याद रखने हैं, आपके एग्जाम के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये सबसे पहली बात ये कि कुछ दिनों पहले ब्लूमबर्ग बिलियनर्स ने अपना इंडेक्स जारी किया था 2025 के लिए, जिसमें इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई थी कि अभी तक जैसे हम जानते हैं कि एलॉन मस्क वो रिचेस्ट पर्सन घोषित किया गया था, लेकिन अब इनको सरपास कर दिया है लैरी एलिसन ने। ठीक है, और इसी के साथ लैरी एलिसन जो है वो दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन गए हैं। इनका नाम आपको ज़रूर याद रखना है एक दिन में, क्योंकि इनके जो संपत्ति है उसमें अरबों का प्रॉफिट हुआ था, इस वजह से इन्होंने एलॉन मस्क को सरपास कर दिया है। और आपको याद रखना है कि इंडिया जो है वो अब बन गई है दुनिया की 5th सबसे बड़ी एविएशन मार्केट। ठीक है, तो एविएशन के मामले में हम 5th नंबर पर आ गए हैं। और हमसे पहले कौन कौन से देश हैं? तो सबसे पहले है US, फिर इसके बाद है चाइना, फिर है UK और फिर स्पेन और फिर है इंडिया। ये टॉप 5 कंट्रीज़ हैं एविएशन के मामले में। ठीक है, तो ये 2 इंपॉर्टेंट जो है वो रैंक्स एंड इंडेसेस हैं, इनको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज की 180 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा स्टैचू ऑफ हिंदू भूषण प्रतिमा का निर्माण कहाँ पर किया जा रहा है? तो छत्रपति संभाजी महाराज की 180 फुट लंबी ब्रॉन्ज स्टैचू बनाई जा रही है, जिसका नाम है स्टैचू ऑफ हिंदू भूषण। कहाँ पर बनाई जा रही है ये? तो आंसर है पिंपरी चिंचवड़, महाराष्ट्र में। ठीक है, कई बार एग्जाम में सिंपली आपसे पूछ लिया जाएगा कि स्टैचू ऑफ हिंदू भूषण किसकी स्टैचू है, तो आपको याद रखना है छत्रपति संभाजी महाराज की। ओके, तो धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज की 180 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा है ये हिंदू भूषण प्रतिमा। इसका निर्माण पुणे के पिंपरी चिंचवड़ के मोशी बोरहाडेवाड़ी क्षेत्र में किया जा रहा है। ये प्रतिमा 140 फुट ऊंची है, जबकि इसके ऊपर 40 फुट का जो है वो चबूतरा होने वाला है, जिससे कुल ऊंचाई इसकी 180 फुट की हो जाएगी। इसका निर्माण प्रसिद्ध मूर्तिकार राम सुतार और लेखक डॉक्टर विश्वास पाटिल के मार्गदर्शन में हो रहा है। ठीक है, राम सुतार से आपको क्या याद आना चाहिए? राम सुतार से आपको तुरंत स्टैचू ऑफ यूनिटी भी याद आना चाहिए। स्टैचू ऑफ यूनिटी दुनिया की सबसे बड़ी स्टैचू है और ये 182 मीटर है। कहाँ पे लोकेटेड है? तो गुजरात, इंडिया में लोकेटेड है। और किसकी स्टैचू है ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की स्टैचू है। इसको भी डिज़ाइन किया था राम सुतार ने और बनवाया किस कंपनी ने है? तो लार्सन एंड टूब्रो ने। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बात है जो आपको पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, विश्व बांस दिवस 2025 कब मनाया गया? वर्ल्ड बैम्बू डे 2025 हमने सेलिब्रेट किया है 18 सितंबर को इस साल। तो विश्व बांस दिवस पहली बार 2009 में बैंकॉक में बनाया गया था, जब
8वां विश्व बांस कांग्रेस सेलिब्रेट किया गया। इसे विश्व बांस संगठन यानी वर्ल्ड बैम्बू ऑर्गेनाइजेशन द्वारा शुरू किया गया था ताकि बांस के सांस्कृतिक, आर्थिक और पारिस्थितिक महत्व को उजागर किया जा सके। इस साल के लिए हमने थीम रखी है अगली पीढ़ी का बांस, समाधान, नवाचार और डिज़ाइन। इंग्लिश में पढ़ेंगे नेक्स्ट जनरेशन बैम्बू सोल्यूशन, इनोवेशन एंड डिज़ाइन। ठीक है, तो 2 बातें इंपॉर्टेंट हैं। विश्व बांस दिवस हमने मनाया 18 सितंबर को और थीम है इस साल की अगली पीढ़ी का बांस, समाधान, नवाचार और डिज़ाइन। ठीक है, ऑप्शन में और क्या क्या है मैं आपको क्विकली यहाँ पे रिवाइज करवा देती हूँ। 17 सितंबर को हम मनाते हैं वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 16 सितंबर है, 16 सितंबर को वर्ल्ड ओजोन डे होता है और 15 सितंबर को जो है वो इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सितंबर 2025 में अफ्रीकी जलवायु शिखर सम्मेलन 2 कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो सितंबर 2025 में सेकेंड अफ्रीका क्लाइमेट समिट कहाँ पर ऑर्गेनाइज हुआ? आंसर है अदीस अबाबा में, जो कि एथियोपिया में लोकेटेड है। अफ्रीकी जलवायु शिखर सम्मेलन 2 के बारे में कुछ बातें करेंगे यहाँ पे। सबसे पहले कहाँ पर आयोजित हुआ? तो अदीस अबाबा, एथियोपिया में। कौन इसके आयोजक हैं यानी किसने ऑर्गेनाइज किया? तो अफ्रीकी संघ और इथियोपिया की सरकार ने मिलकर। प्रतिभागी इसमें कौन कौन लोग जो है वो पार्टिसिपेंट्स के तौर पे गए? अफ्रीकी देशों के राष्ट्राध्यक्ष, नीति निर्माता, वैज्ञानिक, नागरिक समाज प्रतिनिधि, युवा और अंतर्राष्ट्रीय संगठन। पर्पस क्या था? न्याय संगत जलवायु वित्त यानी क्लाइमेट फाइनेंस की मांग को वैश्विक स्तर पर रखना। थीम हमने क्या रखी इस कॉन्फ्रेंस के लिए? तो एक्सेलरेटिंग ग्लोबल क्लाइमेट सोल्यूशंस, फाइनेंसिंग फॉर अफ्रीकाज रेजिलिएंट एंड ग्रीन डेवलपमेंट। पहला जो इसका अफ्रीकी जलवायु शिखर सम्मेलन था वो वर्ष 2023 में कहाँ पे हुआ था? नायरोबी में आयोजित हुआ था। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है। और ये दूसरा ऐसा सम्मेलन है जो कि इस बार अदिस अबाबा, एथियोपिया में कंडक्ट किया जा रहा है। ठीक है, इसी के साथ आपको याद रखना है कि AIKEYME यानी IKEME, इसका फुल फॉर्म क्या है? तो अफ्रीका इंडिया की मैरीटाइम इंगेजमेंट एक्सरसाइज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इस साल ये कहाँ पर हुआ है ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो ये हुआ है दार एस सलाम में। दार एस सलाम कहाँ पर है? तंजानिया कंट्री में है। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज तंजानिया में इस बार हुई है जिसमें कि 11 नेशंस ने पार्टिसिपेट किया है। ठीक है, इंडिया के अलावा 10 अफ्रीका नेशंस थे जो कि इसमें हिस्सा लेते हैं इस एक्सरसाइज में। और इंडिया की तरफ से कौन कौन सी शिप्स हैं जो कि गई थी? तो पहली है INS चेन्नई, दूसरी है INS केसरी और यहाँ पे तीसरी है INS सुनैना। ठीक है, ये 3 शिप्स हैं जो कि इंडिया की तरफ से गई थी इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करने। कितने नेशंस थे आपको याद रखना है कि एक इंडिया था और दूसरी तरफ 10 अफ्रीका नेशंस थे। अगला क्वेश्चन है सितंबर 2025 में किस राज्य सरकार ने भारत के पहले महिला आर्थिक सशक्तिकरण सूचकांक का शुभारंभ किया है? तो कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिसने लॉन्च किया इंडिया का पहला वुमेन्स इकोनॉमिक एम्पावरमेंट इंडेक्स? ये लॉन्च कर दिया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने। उत्तर प्रदेश ने डेटा संचालित जिला स्तरीय अंतर्दृष्टि के माध्यम से आर्थिक भागीदारी में लैंगिक अंतराल को ट्रैक करने के लिए भारत का पहला महिला आर्थिक सशक्तिकरण सूचकांक को लॉन्च किया। महिलाओं की भागीदारी पर नजर रखने वाला भारत का पहला जिला स्तरीय उपकरण है। इसमें 5 आर्थिक पहलू शामिल हैं। कौन कौन से पहलुओं पर इनको स्कोर मिलेंगे? तो रोजगार, शिक्षा और कौशल, उद्यमिता, आजीविका और गतिशीलता, सुरक्षा एवं समावेशी अवसंरचना। ठीक है, आपको याद रखना है कि इंडिया का पहला वुमेन्स इकोनॉमिक एम्पावरमेंट इंडेक्स जो है वो लॉन्च किया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने। इसी के साथ चलिए उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ स्टैटिक फैक्ट्स देखते हैं। सबसे पहले इसका राजधानी क्या है? तो लखनऊ। मुख्यमंत्री यहाँ पे हैं योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं यहाँ पर? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान वेरी फेमस, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य, पीलीभीत टाइगर रिजर्व है यहाँ पे, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व है, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य है और किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य है, जिसमें से दुधवा जो है वो एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। लोकसभा की सीटें हैं 80, राज्यसभा की 31 सीटें हैं और विधानसभा में 403 सीटें हैं। आप यहाँ पे इसका उत्तर प्रदेश का पूरा मैप भी देख सकते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश के बारे में और कुछ स्टैटिक फैक्ट्स देखते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 24 जनवरी 1950 को। कुल जिले कितने हैं? 75। राजकीय पशु है यहाँ पे बारहसिंघा। पक्षी राजकीय कौन सा है? सारस। राजकीय पुष्प है पलाश और राजकीय वृक्ष है अशोक। उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हैं? गंगा, घाघरा, गोमती, यमुना, सोन, केन, चंबल, बेतवा, गंडक और राम गंगा। और ये इंपॉर्टेंट है कि कितने राज्यों के साथ उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है? तो टोटल 9 राज्यों के साथ, जिसमें से 8 राज्य हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। ठीक है, और ये 8 राज्य कौन कौन से हैं? हरियाणा, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो 8 राज्य और एक जो है वो केंद्र शासित प्रदेश के साथ उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
सितंबर 2025 में किस मंत्रालय ने भारत की पहली राष्ट्रीय भूतापीय ऊर्जा नीति शुरू करी है? कौन सी मिनिस्ट्री है जिसने इंडिया का पहला नेशनल जियोथर्मल एनर्जी पॉलिसी लॉन्च कर दिया है? आंसर यहाँ पे हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, यानी नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। नीति का नाम है भारत की पहली राष्ट्रीय भूतापीय ऊर्जा नीति 2025। मंत्रालय इसका है नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। अधिसूचना तिथि यानी कब इसकी सूचना दी गई तो 15 सितंबर 2025 को। पर्पस क्या है? भूतापीय ऊर्जा को भारत के नवीकरणीय ऊर्जा मिश्रण का प्रमुख हिस्सा बनाना और साथ ही 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन लक्ष्य में योगदान देना। ठीक है, तो कोई भी चीज़ अगर पहली बार होती है तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने लॉन्च किया इंडिया का बहुत पहला नेशनल जियोथर्मल एनर्जी पॉलिसी। ओके, यहाँ पे आइए ऑप्शंस के साथ थोड़ा खेलते हैं। पहला यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, इसके मिनिस्टर कौन है हमारे? तो प्रहलाद जोशी हैं। सबके मिनिस्टर भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि तो ये हैं मिस्टर प्रहलाद जोशी। मिनिस्ट्री ऑफ पावर की बात करेंगे तो मिनिस्टर इसके कौन है? तो ये हैं मनोहर लाल खट्टर। ठीक है, आपको याद रखना है कि मनोहर लाल खट्टर ना सिर्फ पावर मिनिस्ट्री के मिनिस्टर हैं बल्कि ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर्स भी हैं। ठीक है, साथ ही यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट है तो इसके मिनिस्टर हैं मिस्टर भूपेंद्र यादव। ठीक है, और डिफेंस मिनिस्टर हमारे कौन है? राजनाथ सिंह हैं। इसी के साथ एजुकेशन मिनिस्टर कौन है? ये हैं धर्मेंद्र प्रधान। तो जो बेसिक मिनिस्ट्रीज हैं उनके जो है वो मिनिस्टर का नाम आपको पता होना चाहिए। कमेंट में ज़रा बताइएगा कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर कौन है। सारा मैं ही आपको बता दूंगी तो आप क्या करेंगे? तो आपके लिए होमवर्क रहने वाला है, आपको बताना है कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर कौन है। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में सरपंच संवाद राष्ट्रीय गुणवत्ता सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो सरपंच संवाद नेशनल क्वालिटी कॉन्क्लेव को ऑर्गेनाइज किया गया है नई दिल्ली में। आयोजन स्थल नई दिल्ली रहा, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में। आयोजक यानी किसने ऑर्गेनाइज किया? तो जल शक्ति मंत्रालय और पंचायती राज मंत्रालय ने मिलकर। उद्घाटन इसका किया है केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने। आपको यहाँ से एक और मिनिस्टर का नाम मिल गया कि ये जल शक्ति मंत्री है हमारे। उद्देश्य क्या है? स्थानीय सतत विकास लक्ष्यों को बढ़ावा देना, ग्राम स्तर पर नवाचार और सुशासन को प्रोत्साहित करना। सम्मेलन में सरपंच संवाद मोबाइल एप्लीकेशन पर आयोजित 100 दिवसीय सुशासन चुनौती की भी घोषणा की गई है। ठीक है, थीम क्या रखा गया था? विकसित ग्राम से विकसित भारत, विकसित ग्राम से विकसित भारत। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि सरपंच संवाद नेशनल क्वालिटी कॉन्क्लेव को कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया? आंसर है नई दिल्ली। पीछे हमने रिवीजन में पढ़ा ऑलरेडी, लेकिन मैं फिर से आपको बता दूं कि नई दिल्ली ने पहली बार एशिया का सबसे पहला वुमेन कैंसर ट्रीटमेंट सेंटर जो है वो बनाने की घोषणा करी है और इसका नाम इन्होंने रखा है अपोलो एथेना। ठीक है, ये नाम ज़रूर याद रखना है आपको। इसी के साथ नई दिल्ली ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एप्लीकेशन भी लॉन्च किया था और इसका नाम था नेवर अलोन। किस लिए लॉन्च किया था? ताकि जो वहाँ पर स्टूडेंट्स हैं उनके बीच में जो सुसाइड के केसेस बढ़ते जा रहे हैं उन पर रोकथाम लगाया जा सके। ठीक है, तो ये दोनों बातें थी जिसकी वजह से नई दिल्ली इधर बीच न्यूज़ में था। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में नमो ऐप पर 15 दिवसीय डिजिटल नागरिक सहभागिता अभियान सेवा पर्व 2025 की शुरुआत किसने की है? तो किसने लॉन्च किया है ये 15 दिन का डिजिटल सिटीजन एंगेजमेंट कैंपेन सेवा पर्व? कहाँ पर? नमो एप्लीकेशन पर। तो आंसर है हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जन्मदिन के अवसर पर, जो कि 17 सितंबर को होता है, नमो ऐप पर 15 दिन का डिजिटल नागरिक सहभागिता अभियान सेवा पर्व 2025 की शुरुआत की गई। यह अभियान 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जयंती तक चलेगा और इसका उद्देश्य सेवा एवं राष्ट्र भावना की प्रेरणा देना है। तो मोदी जी का जन्मदिन होता है 17 सितंबर को और इसी चीज़ को रिकॉग्नाइज करने के लिए इन्होंने सेवा पर्व 2025 की शुरुआत करी है। ये कब तक चलेगा? महात्मा गांधी जयंती तक, यानी 2 अक्टूबर तक चलने वाला है। ठीक है, इसी के साथ प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने ज्ञान भारतम को भी लॉन्च किया था कुछ दिनों पहले, अभी इस वजह से न्यूज़ में था ये बहुत ज़्यादा। ज्ञान भारतम क्या है? ये एक पोर्टल है जिसकी हेल्प से जो भी हमारे एंशियंट मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं उनको प्रिजर्व करने की कोशिश की जा रही है, उनको डिजिटल बनाने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि ज्ञान भारतम किस चीज़ से रिलेटेड है? ये हमारी एंशियंट मैन्यूस्क्रिप्ट से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में डेमोग्राफी रिप्रेजेंटेशन डेलिमिटेशन द नॉर्थ साउथ डिवाइड इन इंडिया नामक पुस्तक का विमोचन हुआ। इस पुस्तक के लेखक कौन है? किसने लिखा है इस किताब को? आंसर हो जाएगा रवि के मिश्रा। ठीक है, तो रवि के मिश्रा की पुस्तक है डेमोग्राफी रिप्रेजेंटेशन डेलिमिटेशन द नॉर्थ साउथ डिवाइड इन इंडिया। परिसीमन संबंधी बहसों और लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं के पुनर्निर्धारण की जटिलताओं पर गहराई से इन्होंने इस किताब में प्रकाश डाला है। ठीक है, इसी के साथ एक इंपॉर्टेंट बुक का नाम आपको याद रखना है, ये है हार्ट लैम्प। बहुत बार ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं लेकिन मैं आपको साथ साथ रिवाइज करवाती हूँ बार बार ताकि आप भूलने ना पाएँ। हार्ट लैम्प क्या है? ये वो किताब है जिसके लिए बनु मुश्ताक को इस साल का इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ मिला है। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये याद रखनी है आपको कि इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2025 किसको मिला है? तो बनु मुश्ताक को मिला है। इनकी किस किताब के लिए मिला है? तो हार्ट लैम्प के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है,
भारत की स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट वेसल आईएनएस निस्तार ने किस देश में आयोजित बहुराष्ट्रीय अभ्यास पैसिफिक रीच 2025 में भाग लिया है? तो किस कंट्री ने होस्ट किया है इस एक्सरसाइज को, जिसका नाम है पैसिफिक रीच 2025, जिसमें कि इंडिया की तरफ से गई थी आईएनएस निस्तार पार्टिसिपेट करने? आंसर हो जाएगा सिंगापुर। ठीक है, तो द्विवार्षिक बहुराष्ट्रीय पनडुब्बी बचाओ अभ्यास पैसिफिक रीच 2025 की बात करेंगे। मेज़बान देश था सिंगापुर और ये इसका 9th एडिशन था। प्रतिभागी यानी कितने राष्ट्रों ने इसमें हिस्सा लिया? तो 40 से भी ज़्यादा राष्ट्रों ने हिस्सा लिया है। भारत का प्रतिभागी यानी भारत की तरफ से कौन सी शिप गई थी? तो आईएनएस निस्तार। चरण की बात करेंगे तो इसके 2 चरण हैं, पहला है बंदरगाह चरण और दूसरा है समुद्री चरण यानी कि हार्बर फेज एंड ओशन फेज। ठीक है, तो आईएनएस निस्तार श्रेणी 2 डाइविंग सपोर्ट जहाज़ों की एक श्रृंखला है जिसका निर्माण हिंदुस्तान शिपयार्ड द्वारा किया गया है। कई बार एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है कि इंडिया की तरफ से कौन सी शिप गई थी, तो इसका नाम याद रखना है, ये है आईएनएस निस्तार। क्योंकि यहाँ पे हमने बात करी एक्सरसाइज की, तो चलिए हम कुछ एक्सरसाइज को रिवाइज कर लेते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लिस्ट है आपके लिए। यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली 1 नंबर का आएगा आपके एग्जाम में, इनका स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लीजिएगा। वरुण की बात करेंगे तो वरुण जो एक्सरसाइज है वो भारत और फ्रांस के बीच में होती है। शक्ति भारत और फ्रांस के बीच में, अगेन गरुण जो है वो भारत और फ्रांस के बीच में। तो आप यहाँ से याद रख सकते हैं कि वरुण, शक्ति और गरुण तीनों की तीनों एक्सरसाइज भारत और फ्रांस के बीच होती है। फिर अल नजा नाम की एक्सरसाइज भारत करता है ओमान के साथ। नसीम अल बहर भी हम ओमान के साथ करते हैं और ईस्टर्न ब्रिज 7 जो है वो ओमान के साथ हम करते हैं। ये 3 एक्सरसाइज जो है वो ओमान के साथ हम कंडक्ट करते हैं। फिर है बोंगो सागर, ये बांग्लादेश के साथ हम करते हैं। मैत्री नाम की एक्सरसाइज भारत करता है थाईलैंड के साथ। डसलिक होती है भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में। एक्सरसाइज टाइगर ट्रायम्फ ये अमेरिका के बीच में होती है। साथ ही अमेरिका के साथ हम एक और एक्सरसाइज करते हैं जिसका नाम है वज्र प्रहार, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, फिर है कवरिन, कवरिन करता है भारत मालदीव्स के साथ। युद्ध अभ्यास नाम की एक्सरसाइज भारत करता है अमेरिका के साथ। धर्मो गार्डियन होता है जापान के साथ। जीमेक्स भी हम करते हैं जापान के साथ। जीमेक्स ऐसे लिखते हैं और उसका फुल फॉर्म है जापान इंडिया मिलिट्री एक्सरसाइज। मित्र शक्ति हम करते हैं श्रीलंका के साथ। यहाँ से आपको याद रखना है कि अगर आप शक्ति सिर्फ अलग लिखेंगे तो ये हम फ्रांस के साथ करेंगे, ठीक है, लेकिन अगर आप मित्र आगे ऐड कर देंगे, मित्र शक्ति इसको बनाएंगे, तो ये श्रीलंका के साथ हो जाएगी। कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है मालाबार अभ्यास, ये 4 देशों के बीच में होती है, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका। सिम्बेक्स होती है भारत और सिंगापुर के बीच में। काजिंद होती है कजाकिस्तान के बीच और भारत के बीच। खंजर भारत और किर्गिस्तान के बीच। उदार शक्ति होती है भारत और मलेशिया के बीच। और साइक्लोन 2025 हुआ था भारत और इजिप्ट के बीच में, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस हैं जो जहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, चीन के बेइदाईहे में आयोजित स्पीड स्केटिंग विश्व चैंपियनशिप 2025 में किस भारतीय स्केटर ने देश के लिए पहला विश्व चैंपियनशिप खिताब जीता है? तो जो हाल ही में वर्ल्ड स्पीड स्केटिंग चैंपियनशिप्स हुई थी, कहाँ पे? चाइना में। इसमें कौन से इंडिया की तरफ से स्केटर हैं जिन्होंने कंट्री का फर्स्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप टाइटल जीता है? आंसर हो जाएगा आनंद कुमार वेल कुमार, ठीक है। सितंबर 2025 में चीन के बेइदाईहे में आयोजित स्पीड स्केटिंग विश्व चैंपियनशिप में भारत की तरफ से स्केटर आनंद कुमार वेल कुमार ने देश के लिए पहला विश्व चैंपियनशिप खिताब जीत लिया है। कौन सी कैटेगरी में? तो सीनियर पुरुष 1000 मीटर स्प्रिंट की कैटेगरी में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। आनंद कुमार वेल कुमार ने इतना समय लेते हुए स्वर्ण पदक जीता। वे स्पीड स्केटिंग में विश्व चैंपियनशिप खिताब जीतने वाले भारत के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। कोई भी चीज़ पहली बार होगी तो वो आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस चैंपियनशिप में जूनियर वर्ग के 1000 मीटर स्प्रिंट में क्रिश शर्मा ने भी स्वर्ण पदक जीता है। ओके, जूनियर वर्ग में क्रिश शर्मा ने जीता और सीनियर वर्ग में जो है वो आनंद कुमार वेल कुमार ने जीता है। तो करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, आनंद कुमार वेल कुमार। चाइना से आपको तुरंत याद आ जाना चाहिए कि यहाँ पे इस साल की SCO समिट्स हो रही हैं, ठीक है। SCO समिट के लिए इस साल होस्ट है चाइना, और मैंने आपको पीछे रिवीजन शीट में अभी बताया था कि 2026 में इसको होस्ट करेगा किर्गिस्तान और 2027 में SCO को होस्ट करने वाला है पाकिस्तान। ओके, तो फ्रेंड्स इसी के साथ हमारा सेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई रियली होप कि आपको सेशन पसंद आया होगा। आप डेफिनेटली काफ़ी कुछ नया सीख के जा रहे होंगे। लास्ट में हमेशा की तरह आपके लिए एक छोटा सा यहाँ पे हम टेस्ट रखते हैं ताकि हम ये देख सकें कि आपने कितना पढ़ा है, कितना समझा है, और आप खुद को भी एनालाइज कर सकें। पहला क्वेश्चन है आपके लिए, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में भारत का क्या स्थान था? दूसरा क्वेश्चन है, विश्व बांस दिवस 2025 हमने कब मनाया? और यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में किस राज्य सरकार ने भारत के पहले महिला आर्थिक सशक्तिकरण सूचकांक का शुभारंभ किया? ठीक है, ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके लिए। इनका जवाब जो है वो आपको कॉमेंट सेक्शन में लिखना है जाके। इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा सेशन यहाँ पर वाइंड अप होता है। आपको क्लास कैसी लगी, आप इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। और अगर आपको लगता है कि इसमें किसी इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, कोई आपकी तरफ से सजेशन है, तो वो भी आप कमेंट्स में जाके लिख सकते हैं, ठीक है। किसी को अगर ये लगता है कि सेशन के दौरान मेरी पढ़ाने की स्पीड बहुत ज़्यादा फास्ट थी, तो क्योंकि हमें कम समय में बहुत कुछ कवर करना होता है, इसलिए हम सेशन को थोड़ा सा फास्ट पेस पे रखते हैं। लेकिन फिर भी जो लोग
नहीं कोप अप कर पाते हैं मेरी स्पीड के साथ, तो वो यूट्यूब का फीचर यूज़ करके स्पीड को स्लो भी कर सकते हैं। वो आपके लिए इशू नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसी तरह बेस्ट क्वालिटी कंटेंट और अच्छी प्रिपरेशन के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। यहाँ पे मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। इन केस अगर आप इंग्लिश मीडियम को प्रेफर करते हैं, यानी कि अगर आप करंट अफेयर्स और जीएस की क्लासेस इंग्लिश मीडियम में करना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल रवि अदिति क्लासेस को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। यहाँ पे आपको बेस्ट क्वालिटी कंटेंट इंग्लिश मीडियम में मिल जाएगा, जिसमें पढ़ाने का जो माध्यम है वो बाइलिंगुअल होगा। इसके अलावा अगर आपको बुक्स चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में, तो आप हमारी वेबसाइट www.raviaditipublication.com को विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको डिफरेंट बुक्स मिल जाएंगी, जैसे कि जीके जीएस की वन लाइनर 25,000 प्लस एग्जाम फैक्ट की बुक है, फिर जनरल नॉलेज 2025, इसके अलावा एनसीईआरटी नोट्स वगैरह, और ये सारी बुक्स आपके घर तक डिलीवर की जाएंगी। तो आप ज़रूर एक बार इस वेबसाइट पे जाके बुक्स को चेकआउट करिएगा। इसमें से जो भी आपको पसंद आए वो आप इस वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं। आप में से अगर कोई इंटरेस्टेड है ई बुक परचेज करने में, तो उसके लिए हमारी वेबसाइट है www.ravibookspdf.com। ये जो बुक्स हैं ये आपको ईमेल के थ्रू इंस्टेंटली डिलीवर की जाएंगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि करंट अफेयर्स की हिंदी मीडियम बुक अवेलेबल है, जिसमें कि लास्ट 5 मंथ के करंट अफेयर्स होंगे, और इसके साथ साथ यहाँ पे ईयरली बुक और मंथली बुक भी होगी। रवि सर की 11,000 प्लस जीके जीएस की बुक है, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं हिंदी मीडियम में। तो आप एक बार इनको भी चेकआउट करिएगा इस वेबसाइट पे जाके, और जो भी आपको पसंद होंगी वो आप वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं। साथ ही हमारा मोबाइल एप्लीकेशन भी है, ये है रवि स्टडी ऐप। आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हैं अपने फ़ोन में। यहाँ पर आपको बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे, जैसे कि 25,000 प्लस जीएस की टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है, फ्री पीडीएफ यहाँ से आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन दिया जाएगा, करंट अफेयर्स के नोट्स अवेलेबल हैं, यूट्यूब वीडियो नोट्स भी होंगे। इन सब चीज़ों के साथ साथ ई बुक्स हैं, जीएस नोट्स हैं, करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़ है, और जीके और करंट अफेयर्स का विजेता बैच भी यहाँ पर क्रिएट किया गया है। तो आप इसको भी अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं और इन सभी चीज़ों का फ़ायदा उठा सकते हैं। और सारी वीडियोस एंड ई बुक से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन या अपडेट होगी वो आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पे। तो इसको भी आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे कि आप अपडेटेड रहें हमारे सारे न्यू लॉन्चेस और बुक्स से।